हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ एपिसोड 3। तो जैसे हमने लास्ट 2 एपिसोड्स में इंटरनेट, वेब और नेटवर्क के सारे फंडामेंटल्स देखे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं कि कैसे हमें स्क्रीन पे पूरा कंटेंट दिखता है और ब्राउज़र एक वेब पेज लोड कैसे करता है जिससे हम वो कंटेंट देख पाते हैं। बट उसके पहले, अगर आपने लास्ट 2 एपिसोड्स नहीं देखे अभी तक, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो देखो, जिससे आपको ये वीडियो में सब अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि सारे एपिसोड्स ना लिंक्ड है एक दूसरे से। ठीक है, तो अब देखो, एज अ डेवलपर जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि पूरा वेबसाइट का फ्लो कैसे रहता है, वेबसाइट का कंटेंट हमें स्क्रीन पे कैसे दिखता है, जिससे हम वेबसाइट का परफॉर्मेंस और यूज़र का एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ और ज़्यादा अच्छी कर सकें। क्योंकि देखो, आपकी वेबसाइट जो भी यूज़र्स उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट कितनी जल्दी लोड होती है और यूज़र्स उस वेबसाइट के साथ कितना स्मूथली इंटरेक्ट कर पाते हैं। अगर बेसिक एग्जांपल से समझे तो लेट्स से कि आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट विजिट कर रहे हो, ठीक है, आपको कुछ ऑर्डर करना है, और जब आप एड्रेस बार में यूआरएल हिट करते हो तो 1 या 2 मिनट बाद वो वेब पेज पूरा लोड होता है। तब तक आप वेट करोगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, राइट? कितना टाइम क्यों ले रहा है, उससे अच्छा मैं कहीं और से ऑर्डर कर लूँ। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप वो वेबसाइट से निकल जाओगे। तो कोई भी यूज़र स्लो वेबसाइट्स पे ज़्यादा देर तक नहीं रहता, समझे? तो चलो पहले समझते हैं कि जब ब्राउज़र को एक बार वेब पेज मिल जाता है सर्वर से, तो ब्राउज़र क्या रोल प्ले करता है जिससे हमको वेब पेज का पूरा कंटेंट स्क्रीन पे दिख जाता है। हमने ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में समझा था कि ब्राउज़र को कैसे और कहाँ से वेब पेज मिलता है, और एड्रेस बार में जब यूआरएल हिट होता है तो बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। इसीलिए मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर आपने मेरे लास्ट एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले आप वो ज़रूर देखो, उसके बाद ही ये एपिसोड में सब कुछ आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ मिस करो। ठीक है, तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने मेरा लास्ट एपिसोड देखा हुआ है उनको पता होगा कि ब्राउज़र कैसे एच रिक्वेस्ट करता है कुछ रिसोर्स के लिए, और सर्वर फिर कैसे एच रिस्पॉन्स भेजता है ब्राउज़र को वापस। तो अभी हम जो भी समझेंगे उसके लिए अगर आपको एच टी एम एल सी एस एस का बेसिक नॉलेज भी होगा ना, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बट मैं सारी चीज़ को सिंपलेस्ट वे में समझाने का ट्राई करूँगा जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम एच रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल इस एपिसोड में समझेंगे, तो पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम यूआरएल हिट करते हैं, वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, और ये रिक्वेस्ट जब सर्वर को जाएगी तो वो होगी एक एच रिक्वेस्ट, जो ये हमने लास्ट एपिसोड में कवर कर लिया है। तो अब एक एच रिक्वेस्ट में क्या होता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, वो समझते हैं। देखो, तो ये पूरा एच रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर है, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पे आप जो फर्स्ट लाइन में देख रहे हो वो है रिक्वेस्ट लाइन, जिसमें एच मेथड होगी। अब एच मेथड क्या है? तो कॉमन 4 या 5 मेथड्स यूज़ होती है: गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। ठीक है, देखो, एच मेथड ये बताती है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गेट मेथड तब यूज़ होता है जब कुछ डेटा मंगवाना हो सर्वर से। पोस्ट मेथड तब यूज़ होता है जब कुछ डेटा भेजना हो सर्वर पे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉर्म फिल करके सबमिट बटन क्लिक करते हो, उस केस में एक पोस्ट रिक्वेस्ट जा सकती है जिससे ब्राउज़र फॉर्म की डिटेल सर्वर को भेजता है। फिर पुट या पैच मेथड तब यूज़ होता है जब सर्वर पे कुछ डेटा अपडेट करना हो, और डिलीट मेथड तब यूज़ होता है जब सर्वर पे कुछ डेटा डिलीट करना हो। अभी के लिए सिर्फ हम गेट मेथड का यूज़ देखेंगे, क्योंकि ब्राउज़र एच रिक्वेस्ट में गेट मेथड का यूज़ करेगा जिससे सर्वर वेब पेज रिटर्न करेगा। फिर एच मेथड के बाद पाथ होगा, मतलब इस पाथ पे जो भी रिसोर्स है वो सर्वर रिटर्न करेगा। और फिर होता है एच वर्जन। एच वर्जन जो भी होगा और उस वर्जन में जो भी सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड होंगे वो यूज़ होंगे एच कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया रिक्वेस्ट लाइन। फिर नेक्स्ट एच हेडर्स होंगे, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है एच रिक्वेस्ट की, जैसे होस्ट, मतलब ब्राउज़र जिस सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहा है उसका डोमेन नेम। फिर यूज़र एजेंट, मतलब कौन से क्लाइंट से रिक्वेस्ट जा रहा है। और भी काफ़ी सारे हेडर्स होते हैं, बट अभी हम सबके डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में होगा रिक्वेस्ट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी तब यूज़ होगा जब एच मेथड होगी पोस्ट, पुट या पैच, जिसमें ब्राउज़र सर्वर को कुछ डेटा भेजता है। गेट मेथड में तो ब्राउज़र सिर्फ डेटा मंगवाता है सर्वर से। ठीक है,
तो आई होप HTTP रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अभी समझते हैं HTTP रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट है स्टेटस लाइन, जिससे पता चलेगा कि सर्वर ने जो रिस्पॉन्स भेजा है उसका क्या स्टेटस है, जिसमें HTTP वर्जन होगा, स्टेटस कोड होगा और स्टेटस मैसेज होगा। देखो, सारे स्टेटस कोड और मैसेज का सिग्निफिकेंस होता है। जैसे स्टेटस कोड 200 का मतलब है सर्वर ने सही से रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, उस केस में स्टेटस मैसेज होगा ओके। 404 स्टेटस कोड का मतलब है सर्वर के पास रिक्वेस्टेड रिसोर्स नहीं है, जिसमें स्टेटस मैसेज होगा नॉट फाउंड। ऐसे ही काफ़ी सारे स्टेटस कोड होते हैं जिसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। अगर आपको सारे स्टेटस कोड और स्टेटस मैसेजेस देखने हैं तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। मैं इसका URL डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेटस कोड और मैसेजेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट होता है रिस्पॉन्स हेडर्स। इसमें भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहते हैं रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग, जैसे कंटेंट टाइप, जो बताता है कि सर्वर से जो रिस्पॉन्स आया है वो कौन से डेटा फॉर्मेट में है। अगर HTML फाइल है तो कंटेंट टाइप होगा text/HTML। अगर CSS फाइल है तो कंटेंट टाइप होगा text/CSS। और अगर जावास्क्रिप्ट फाइल है तो कंटेंट टाइप होगा text/जावास्क्रिप्ट। और फिर होगा रिस्पॉन्स बॉडी, जहाँ पे एक्चुअल डेटा होगा जो ब्राउज़र रीड करेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि HTTP रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर ना आया हो तो वीडियो को वापस देख सकते हो। तो चलो अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैंने एक सिंपल HTML फाइल बनाई है जिसमें कुछ सैम्पल कंटेंट ऐड किया है। तो VS कोड में जो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन आता है उससे मैं अपना वेब सर्वर स्टार्ट करूँगा। तो ये 5500 पोर्ट पे स्टार्ट हो गया। तो चलो अभी ये URL हटा के पहले मैं नेटवर्क टैब खोलता हूँ और फिर ये URL हिट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, तो हमें ये HTML कंटेंट तो दिख गया। अगर यहाँ आप देखोगे तो ब्राउज़र ने index.html पेज को रिक्वेस्ट किया है और HTTP मेथड यूज़ किया है गेट। अगर यहाँ आप रिक्वेस्ट हेडर्स में देखोगे तो जो हमने स्ट्रक्चर में समझा था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और हमारे लोकल सर्वर ने रिस्पॉन्स में HTML डॉक्यूमेंट रिटर्न किया है, जो फिर ब्राउज़र ने उसको स्क्रीन पे दिखाया है। रिस्पॉन्स हेडर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। जो हमने HTTP रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर समझा था ये वैसा ही है, ठीक है। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हेडर्स में क्या क्या जाता है। देखो, अब समझने वाली बात यह है कि ब्राउज़र ने HTML डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ा और उसमें से ये कंटेंट हमें दिखाया स्क्रीन पे। ये पूरे प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसे ही ब्राउज़र के पास HTTP रिस्पॉन्स आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डॉम क्रिएशन। तो जिसको नहीं पता, पहले हम समझते हैं कि डॉम क्या है। डॉम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये तीनों को सेपरेटली समझते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट यानी कि एक वेब पेज जो वेब ब्राउज़र में दिख सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स है, जैसे इमेजेस, पैराग्राफ, बटन और दूसरे कई सारे HTML एलिमेंट्स, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट। और मॉडल मतलब एक डॉक्यूमेंट का पूरा स्ट्रक्चर जो एक कंप्यूटर समझ पाए और उसको मैनिपुलेट कर पाए, वो होता है एक मॉडल, ठीक है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब डॉम। तो ये डॉम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जहाँ पे ट्री में क्या होगा, अलग अलग नोड्स होंगे और सारे नोड्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, HTML एलिमेंट। ये वही एलिमेंट्स होंगे जो एक वेब पेज का पार्ट है। डॉम से क्या हेल्प मिलेगी, हम जब एक वेबसाइट डेवलप करेंगे तो हमें कोई भी HTML एलिमेंट को कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो डायनामिकली हो सकता है थ्रू डॉम। डॉम से हम वो एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये किससे पॉसिबल होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। इसको हम अभी ज़्यादा डीप में नहीं समझेंगे, इसको सेपरेटली जब हम कोड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तब इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। बट आई होप आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि डॉम क्या होता है। अभी बस समझते हैं कि ब्राउज़र जब डॉम क्रिएट करता है तो क्या फ़्लो रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं। बट इसमें दो चीज़ है। पहला कि ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा ये HTML डॉक्यूमेंट है, और दूसरा कि सर्वर पे एक्चुअल HTML डॉक्यूमेंट नहीं स्टोर होता। सर्वर पे तो बाइट्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। बाइट्स क्या है, बाइट्स एक यूनिट है। जो भी इंफॉर्मेशन डिजिटली स्टोर या ट्रांसमिट होती है वो बाइट्स के फॉर्म में होती है। अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स किए हुए हैं तो आपको ये पता होगा
कि बाइट्स और बिट्स क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वर सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में डेटा भेजता है ब्राउज़र को। तो अब ब्राउज़र देखेगा कि सर्वर ने जो रिस्पॉन्स हेडर्स भेजे हैं उसमें कंटेंट टाइप की क्या वैल्यू है। कंटेंट टाइप का क्या यूज़ है ये हमने आगे समझा था, सोचो, वीडियो को पॉज करो। राइट, इससे ब्राउज़र को पता चलता है कि जो रिस्पॉन्स आया है उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे HTML डॉक्यूमेंट के केस में कंटेंट टाइप होगा text/HTML। मतलब अब ब्राउज़र को पता चलेगा कि हाँ ये HTML डॉक्यूमेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैरेक्टर सेट UTF-8 भी है। उसका मतलब क्या होता है, तो UTF-8 कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है। अब जब सर्वर से बाइट्स में डेटा आएगा तो ब्राउज़र अब ये बाइट्स को कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, तो वो UTF एनकोडिंग स्कीम यूज़ करेगा। इसी एनकोडिंग स्कीम से कैरेक्टर्स को एनकोड और डिकोड किया जाता है, ठीक है। तो एक बार जब सारे बाइट्स कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए फिर क्या होगा, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में क्या होगा, कैरेक्टर्स को सीरीज ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जहाँ पे हर एक टोकन या तो HTML एलिमेंट या टेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस HTML डॉक्यूमेंट में एक H1 एलिमेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, ब्राउज़र एक एक कैरेक्टर रीड करता जाएगा और देखेगा अच्छा ये तो स्टार्टिंग टैग है, मतलब यहाँ से टोकन स्टार्ट होगा, फिर आगे रीड करता जाएगा एक एक कैरेक्टर को। अब यहाँ पे देखेगा ओ ये तो क्लोजिंग टैग आ गया, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टोकन क्रिएट हो जाएगा। अभी आगे पढ़ेगा हेड टैग को और एक उसका टोकन बनेगा। अभी H1 एलिमेंट में ये टेक्स्ट डेटा है तो इसका एक अलग टोकन बनेगा। तो ऐसे ब्राउज़र फिर टोकनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, डॉम ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा। वो कैसे होगा, ये सारे जो टोकन्स है वो एज इनपुट जाएंगे डॉम ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, जिससे पूरा HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर बनेगा। फॉर एग्जांपल समझो ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर से डॉम ट्री कंस्ट्रक्ट होगा आफ्टर टोकनाइजेशन। तो अभी जब कंस्ट्रक्शन होगा पहले HTML टोकन जाएगा एज इनपुट। तो अब HTML टैग का एक सेपरेट नोड क्रिएट होगा जो रूट डॉक्यूमेंट नोड के साथ अटैच होगा। अब हेड टोकन एज इनपुट जाएगा और हेड टैग क्रिएट होगा जो HTML नोड के साथ अटैच होगा एज अ चाइल्ड नोड। अब बॉडी टोकन एज इनपुट जाएगा और उसके साथ बॉडी टैग क्रिएट होगा और HTML नोड के साथ ही अटैच होगा। क्यों, क्योंकि हेड टैग क्लोज हो गया है तो उसका पेरेंट कौन है जिसका टैग अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, HTML टैग, तो इसी के साथ अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट टोकन होगा H1 टैग। अभी इसका पेरेंट कौन है जिसका टैग क्लोज नहीं हुआ है, बॉडी टैग, राइट। तो बॉडी टैग के साथ अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट टोकन है ये टेक्स्ट डेटा जिसमें टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, तो ये अटैच हो जाएगा H1 नोड के साथ और ऐसे ही पूरा डॉम ट्री कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो अगर आप ब्राउज़र में इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो यहाँ आपको पूरा डॉम का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो भी आपको दिख रहा है वो पूरा एक डॉम ही है। तो देखा आपने कि ब्राउज़र कैसे सीक्वेंस ऑफ बाइट से पूरा HTML स्ट्रक्चर रेडी करता है बिहाइंड द सीन्स। और ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं HTML पार्सिंग, जिसमें बाइट्स टू कैरेक्टर कन्वर्जन, टोकनाइजेशन, नोड क्रिएशन और ट्री कंस्ट्रक्शन होता है। बट ब्राउज़र सिर्फ डॉम क्रिएशन से कंटेंट डिस्प्ले नहीं करेगा स्क्रीन पे। हमने जो HTML डॉक्यूमेंट देखा उसमें कुछ भी CSS नहीं था, राइट। लेट्स से मैं कुछ एक्सटर्नल CSS भी ऐड करता हूँ एक स्टाइल शीट बना के, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि स्क्रीन पे हमें स्टाइल्स भी दिख रही है। तो ब्राउज़र डॉम ट्री कंस्ट्रक्शन के बाद CSS ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा जिसको बोलते हैं हम सीसॉम। डॉम हो गया, अब सीसॉम का देखते हैं। देखो जब भी HTML पार्सिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब ब्राउज़र देखेगा यहाँ पे तो CSS फाइल भी है, तो ब्राउज़र इसको बैकग्राउंड में CSS फाइल के लिए सेपरेट HTTP रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर फिर CSS फाइल रिटर्न करेगा। और यहाँ पे ध्यान देना कि ये चीज़ बैकग्राउंड में होगा, ठीक है। तो इससे HTML पार्सिंग नहीं ब्लॉक होगी, HTML पार्सिंग तो चलती रहेगी। तो जैसे ही अब सर्वर से CSS फाइल आ जाती है तो ब्राउज़र अब क्या करेगा, जो उसने डॉम में किया था सेम वही स्टेप करेगा, बिकॉज ये CSS फाइल भी ब्राउज़र को सीक्वेंस ऑफ बाइट्स के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो ब्राउज़र अब रिस्पॉन्स हेडर में कंटेंट टाइप की वैल्यू देखेगा कि वो क्या है। इस केस में होगा text/CSS। तो ब्राउज़र को पता चलेगा कि हाँ ये CSS फाइल है। तो अब ब्राउज़र क्या करेगा बताओ, चलो बाइट्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा
और उसके बाद क्या होगा, टोकनाइजेशन। उसके बाद क्या होगा, सीसॉम ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ लो स्टाइल शीट एक पेरेंट नोड है, ठीक है। डॉम के केस में क्या था कि डॉक्यूमेंट एक पेरेंट नोड था, इसमें स्टाइल शीट एक पेरेंट नोड है। अब रूल्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। अब ये रूल ऑब्जेक्ट एक CSS रूल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे इस केस में H1 एलिमेंट का एक CSS रूल है, तो इस रूल के लिए एक रूल ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें दो चीज़ होगी, सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्टर्स क्या है, अगर आपने CSS सीखा होगा तो आपको ये पता होगा। सिलेक्टर्स वो है जिससे हम पर्टिकुलर एलिमेंट पे स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। सिलेक्टर्स में क्लास नेम भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है। और डिक्लेरेशन क्या है, की वैल्यू पेयर में जो हम स्टाइल्स डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। तो इस केस में सिलेक्टर क्या होगा, H1, और डिक्लेरेशन क्या होगा, मार्जिन टॉप 3px, कलर ब्लू। अभी ऐसे ही सारे रूल्स के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ऑब्जेक्ट्स मतलब सीसॉम ट्री का एक नोड बनेगा। और एक बार जब सीसॉम ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको आप पॉज करके अच्छे से समझ लो। तो ब्राउज़र ने अब डॉम बना दिया, सीसॉम बना दिया। अब क्या स्क्रीन में दिखने लगेगा पूरा कंटेंट। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे बाबू रही बाबू है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ब्राउज़र डॉम और सीसॉम ट्री को कंबाइन करेगा और बनाएगा एक रेंडर ट्री। रेंडर ट्री में क्या होगा, जो भी एलिमेंट स्क्रीन पे विजिबल होंगे बस वही एलिमेंट्स रेंडर ट्री का पार्ट होगा। फॉर एग्जांपल डॉम में HTML एलिमेंट है, हेड एलिमेंट है, ठीक है, बट ये सारे रेंडर ट्री में नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि HTML एलिमेंट को हमें स्क्रीन पे कहीं नहीं दिखाना है, हेड एलिमेंट को स्क्रीन में कहीं नहीं दिखाना है। और जो भी एलिमेंट्स की स्टाइलिंग या तो डिस्प्ले नन है, बेसिकली जो स्क्रीन में नहीं दिखेंगे, वो सिलेक्टर्स भी रेंडर ट्री का पार्ट नहीं होगा। रेंडर ट्री में क्या होगा, बेसिकली सारे एलिमेंट्स होंगे और एलिमेंट्स के साथ उनके स्टाइल्स भी होंगे जो सीसॉम ट्री में है। देखो, रेंडर ट्री क्रिएट करने के लिए ब्राउज़र पूरा डॉम ट्री ट्रावर्स करेगा। वो रूट नोड से स्टार्ट करेगा और डॉम ट्री के सारे एलिमेंट्स पे सीसॉम ट्री में से मैचिंग रूल्स देख के स्टाइल्स अप्लाई करेगा और फिर वो रेंडर ट्री में एज अ नोड ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूरा रेंडर ट्री कंस्ट्रक्ट करेगा। तो रेंडर ट्री कंस्ट्रक्शन के बाद क्या अभी ब्राउज़र स्क्रीन पे कंटेंट दिखाएगा? नहीं, अभी भी सिर्फ रेंडर ट्री इनफ नहीं है कंटेंट को दिखाने के लिए। रेंडर ट्री बनाने के बाद अब ब्राउज़र सारे नोड्स का लेआउट क्रिएट करेगा। लेआउट कहाँ से क्रिएट करेगा, जो भी रेंडर ट्री उसने बनाया है उसी में से। बेसिकली लेआउट से क्या होगा, लेआउट से ब्राउज़र को पता चलेगा कि सारे एलिमेंट्स को स्क्रीन पे कहाँ दिखाने हैं। ये प्रोसेस को लेआउट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ब्राउज़र सारी नोड्स की यहाँ पे लेआउट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से दो डिव एलिमेंट्स हैं, पेरेंट डिव में विड्थ 50% है और चाइल्ड डिव में भी विड्थ 50% है। अभी ब्राउज़र रूट नोड से लेआउट प्रोसेस स्टार्ट करेगा। वो देखेगा ये डिव नोड का विड्थ 50% है तो इसकी पोजीशन इस जगह पे सेट कर देगा। और फिर देखेगा चाइल्ड की भी विड्थ 50% है तो उसको इसके अंदर सेट कर देगा। अभी एक बार जब ब्राउज़र ने लेआउट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली सारे एलिमेंट्स की, तो अब वो फाइनली पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा जिससे सारे एलिमेंट्स एक्चुअल में स्क्रीन में दिखने लगेंगे। पेंटिंग प्रोसेस में क्या फ्लो रहता है, क्या स्टेप्स रहते हैं, वो समझते हैं। इसमें बेसिकली दो स्टेप्स रहते हैं, रेस्टराइजेशन और कंपोजिशन। देखो, अब ब्राउज़र के पास एलिमेंट्स की ज्योमेट्रीज तो है कि उसको स्क्रीन पे कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब रेस्टराइजेशन में क्या होगा, ब्राउज़र रेंडर ट्री और लेआउट की इंफॉर्मेशन से सारे एलिमेंट्स के लिए बिटमैप इमेज बनाता है। समझ लो एक लेयर बनाता है। इस बिटमैप इमेज में एलिमेंट पिक्सल डेटा फॉर्म में होगा। देखो डिटेल में समझाऊँ तो क्या होगा, ब्राउज़र रेंडर ट्री के रूट नोड से स्टार्ट करेगा और सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन पिक्सल्स में कन्वर्ट करेगा जिससे वो एलिमेंट स्क्रीन पे दिखा सके। आप सोच रहे होंगे पिक्सल में क्यों, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन्स और डिवाइसेस पिक्सल बेस्ड डिवाइसेस है। पिक्सल एक यूनिट है जो यूज़ होता है शेप्स, इमेजेस, टेक्स्ट, कलर्स, ये सबको विजुअली स्क्रीन पे दिखाने के लिए। तो जब एक एलिमेंट का बिटमैप इमेज बनेगा, मतलब पिक्सल डेटा बनेगा, तो फिर उस एलिमेंट का पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा पिक्सल फॉर्म में, ठीक है। अभी सारे एलिमेंट्स को पिक्सल में कन्वर्ट करने के बाद कंपोजिशन होता है। तो ब्राउज़र ने अब मल्टीपल बिटमैप इमेजेस तो बना दिए प्रीवियस स्टेप में, तो बस ये स्टेप में सारे बिटमैप इमेजेस को मर्ज करके एक सिंगल इमेज बनता है। इस स्टेप में एलिमेंट्स का स्टैकिंग ऑर्डर भी डिसाइड होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट
के ऊपर दूसरा एलिमेंट हो। अगर CSS में बात करें तो Z इंडेक्स प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के ऊपर दिखाना है तो, राइट। और उसी के बाद वो हमें स्क्रीन में दिख पाता है और एक वेब पेज का पूरा कंटेंट रेडी होता है। ठीक है, ये समझे? तो ये पूरे फ्लो को क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ बोला जाता है, जो आपको इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से हम आगे एक वेब पेज का परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी उसके बारे में नहीं समझेंगे, उसको बात के लिए रखते हैं, ठीक है। बट आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा अच्छे से। आपको कुछ भी डाउट्स हो या ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो यार लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। तो ऐसे एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।